नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल। तो आज का जो हमारा लक्ष्य है, आज का हमारा टॉपिक है, वह है मेन रूप से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। लेकिन यह क्या है? यह है निहित सिद्धांत। तो सबसे पहले ही जब पहला लेक्चर हुआ था तब मैंने आपके लिए एक रूपरेखा तैयार की थी, जिसमें मैंने आपको बहुत से टॉपिक दिए थे, जैसे कि पृष्ठभूमि, उसको मैंने क्लियर कर लिया। अब ये जो दूसरा टॉपिक है संशोधन, और भी बहुत से टॉपिक पर चर्चा की जाएगी कि संविधान का अंग है या नहीं है, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, इसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारा सेकंड टॉपिक है वह है निहित सिद्धांत। पहले टॉपिक के बारे में चर्चा विस्तार से कर लिया मैंने, इसीलिए मैं जानबूझकर छोटा छोटा लेक्चर बना रहा हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी हो और आप चीजों को आसानी से समझ भी सकें। तो दूसरा आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है निहित सिद्धांत। क्या टॉपिक है दोस्तों? निहित सिद्धांत। और निहित सिद्धांत के अंतर्गत हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देखेंगे, उसके बाद देखेंगे समाजवाद, उसके बाद क्या देखेंगे कि पंथ निरपेक्ष, उसके बाद हम लोकतंत्रात्मक अवधारणा को समझेंगे, और उसके बाद क्या समझेंगे हम? उसके बाद समझेंगे हम सबसे लास्ट में गणराज्य के बारे में। गणराज्य के बारे में अगर आपसे कोई पूछे कि प्रस्तावना में निहित सिद्धांतों की संख्या कितनी है, तो आप क्या कहेंगे? 5 कहेंगे। 5 कौन कौन सी? मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इनको याद करने का एक तरीका ये भी है कि आप इसे यस थ्री का मतलब, अच्छा अभी ये चीज अभी अगर मैं डिस्कस करूंगा तो आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो आप इस फार्मूले को अगर लिखना चाहें तो लिख लें यस3 और LR। इसके बारे में S3LR के बारे में चर्चा मैं भी लास्ट में या फिर कल वाले लेक्चर में करूंगा, तब आप आसानी से समझ पाएंगे। तो लेकिन ये फार्मूला याद रखना, ऐसा नहीं कि मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ, इसके बारे में चर्चा मैं कल करूंगा, तब आप आसानी से समझ पाएंगे। तो अभी आज जो हमारा टॉपिक है वह है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बारे में चर्चा की जाएगी। निहित सिद्धांत में सबसे पहले जिस टॉपिक पर चर्चा की जा रही है उसका नाम है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। वो ट्रिक याद रखना, और उसके बारे में कल चर्चा करूंगा मैं। तो सबसे पहले हम अर्थ के बारे में चर्चा करेंगे कि जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है उसका क्या अर्थ होता है, और उसके बाद नैतिक आधार, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का नैतिक आधार क्या होता है, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। और तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, टॉपिक है भूमंडलीकरण और वैश्विक विश्व स्तरीय संस्थाओं या वैश्विक स्तरीय जो संस्थाएं उभर कर सामने आई हैं भूमंडलीकरण के कारण, उन पर चर्चा की जाएगी, और कुछ संधियों के प्रभाव के बारे में भी चर्चा की जाएगी। तो आज जो हमने ये देखा रूपरेखा, मैं पहले ही रूपरेखा तैयार कर देता हूँ। जैसे कि जब आप आज के दौर में ही क्या देखते हैं, कुछ लोग, जैसे मैं एजुकेशनल वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ भाई साहब किसका बनाते हैं? कुकिंग का बनाते हैं। तो क्या कहते हैं कि सबसे पहले हम ये सामग्री, दूसरे नंबर पर ये सामग्री, तीसरे नंबर पर चौथे नंबर पर, पांचवें नंबर पर इतनी सामग्री एकत्र करेंगे, फिर इसके बाद इस व्यंजन को बनाना स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि वो बनाते हैं फिर कहते हैं इसको लाइए, इसको लाइए, इसको लाइए, ऐसा इस तरीके से नहीं करते। आप लोग तो देखते होंगे, खासतौर पर हमारे मतलब जो, वो ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि केवल हमारी बहनें ही भोजन बनाती हैं। अब तो भाई सब हम लोग भी, मतलब लड़के भी बनाना प्रारंभ कर दिए हैं। तो जिन्हें भी आवश्यकता हो, इस तरीके से मैं कहूँ, जिन्हें भी आवश्यकता है वो उस वीडियो से लाभान्वित हो रहे हैं। तो वो क्या करते हैं कि सब व्यंजन पहले एकत्र कर लेते हैं। तो वही उसी प्रकार से हम भी अपने व्यंजन को एकत्र कर लिए। व्यंजन कौन कौन से हैं? व्यंजन को बनाने के लिए जो हमारे टूल हैं वो यही हैं, इनको मिलाकर हम व्यंजन बनाएंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। और यहाँ पर एक टॉपिक जो छूटा नहीं था, अधूरा रह गया था कि सबसे पहले वहां पर बात कही गई थी जो आलोचना की। गौर कीजिएगा, आलोचना में केसी बियर साहब ने कहा कि जो लोक प्रभुता है, भारत की लोक प्रभुता एक
भ्रम। तो इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। इन्होंने तो अपनी बात कह दी थी, लेकिन अब हमें अपनी बात को पूरा करना है। तो इन्होंने क्या कहा था कि लोक प्रभुता, भारतीय संविधान में जिस लोक प्रभुता की बात की जाती है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, वह एक भ्रम है। लेकिन आइए अब इस चीज को हम समझते हैं कि किस आधार पर इन्होंने हमारे ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाया है। तो आइए इस चीज को देखते हैं। देखें, सबसे पहले संविधान। तो संविधान का निर्माण किसने किया? संविधान सभा ने। संविधान का निर्माण किसने किया दोस्तों? संविधान सभा ने। यहाँ तक तो हम सभी जानते हैं। और इसके बाद संविधान सभा ने निर्माण किया, लेकिन वहां पर कौन थे? सदस्य थे। अब सदस्य कहाँ से आए? सदस्य का तो निर्वाचन हुआ होगा। तो हम क्या देखेंगे? निर्वाचन के बारे में। निर्वाचन जैसा कि आप जानते हो कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो तरीके से निर्वाचन होता है। एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, जैसे कि अगर कहा जाए कि लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव किसका उदाहरण है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष प्रणाली का, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का अगर आपसे उदाहरण पूछा जाए तो आप लोकसभा और विधानसभा का कहेंगे। लेकिन अप्रत्यक्ष में अगर आपसे पूछा जाए तब आप राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में अगर कहा जाए तो वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत आता है। तो उसी प्रकार जो हमारे सदस्य थे उनका निर्वाचन किसके आधार पर हुआ था? प्रांतीय, गौर कीजिएगा, उस समय भी कलर चेंज कर लेता हूं मैं, प्रांतीय विधान मंडल के द्वारा चुनाव किया गया, के द्वारा इनका चुनाव किया गया था। कुछ मनोनीत थे, लेकिन मनोनीत होने की संख्या बहुत कम थी। इसमें चुने गए सदस्य ज्यादा थे। पहली बात हो गई। लेकिन यहां पर जो चुनाव हुआ था वह जनता ने नहीं किया था। गौर कीजिएगा, जनता के द्वारा नहीं किया गया था। पूरी जनता शामिल नहीं थी। पूरी जनता शामिल नहीं थी। उस समय क्या था? अंग्रेजों के टाइम पर जो जनता थी उसे पार्ट में डिवाइड करेंगे हम। वह पूरी जनता का मतलब वयस्क मताधिकार शामिल नहीं था। अर्थात जो आज हम देख रहे हैं उसमें क्या है? कोई भी आदमी, चाहे वह अमीर हो, चाहे वह गरीब हो, चाहे वह गोरा हो, चाहे वह काला हो, चाहे वह शिक्षित हो या अशिक्षित हो, वह भी वोट कर सकता है। वोटिंग सब व्यक्ति कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं। उसके लिए किसी एरिया को निश्चित नहीं किया गया है। लेकिन अंग्रेजों के टाइम पर, यहाँ लिख देता हूं मैं, अंग्रेजों के समय वोटिंग का जो आधार था वो दो पार्ट में था। पहला संपत्ति और दूसरा शिक्षा। उस दौर में आप सोच सकते हैं यहाँ पर कौन थे? यहाँ पर उनके जो मतलब जमींदार या रईस टाइप के जो लोग थे वो वोट कर सकते थे। संपत्ति वाले हो गए और शिक्षित, डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, इस टाइप के लोग जिनके पास शिक्षा थी वही वोटिंग कर सकते थे। तो ये जो है यह भी प्रतिशत बहुत कम था। और भारत में आज भी देख रहे हैं कितने लोग अमीर हैं, तो यह भी प्रतिशत कम था। इसलिए कहा जाता है कि 10% से भी कम लोग वोट करते थे उस समय। तो जब इतने कम लोग वोट करते थे तब आप कैसे यह कह सकते हो कि भारत जो है, भारत के संविधान में इसी के आधार पर लोक प्रभुता को भ्रम घोषित किया है। लेकिन आगे जो तर्क दिया जाता है कि अब इन्होंने तो अपनी बात कह ली पूरी तरीके से, तो इसमें हमारा मत जो होगा वो क्या होगा? हमारी राय या हमारा मत कि ठीक है आपने यह तो कह दिया, लेकिन जो तत्कालिक परिस्थिति थी उस समय हम इस तरीके से सभी व्यक्तियों को एकजुट करके चुनाव वोटिंग नहीं करा सकते थे। लेकिन उसके बाद तो चुनाव हुआ, और उसके बाद जब चुनाव हुआ तो संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे वह भारी मतों से विजयी हुए। तो इससे यह बात सिद्ध होती है कि वो हम भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे, पहली बात। और दूसरी बात कि लोक प्रभुता जिसे आप भ्रम बता रहे हैं वह पूर्ण रूप से भारतीय संविधान में विद्यमान है। तो पूरा टॉपिक क्लियर कर लिया। अब आज के टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। अब आज के टॉपिक में जो बात है कि जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है उसका क्या अर्थ है, उसके बारे में हमें चर्चा करनी है।
और इससे जुड़े जितने भी आयाम हैं उनके बारे में चर्चा करनी है। तो इसका जो अर्थ बताया जाता है दोस्तों, वो क्या बताया जाता है, आइए हम गौर से देखें। यहाँ पर मैंने लिखा है आंतरिक और बाह्य। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसका अभिप्राय जो होता है वह कोई भी देश आंतरिक व बाह्य दृष्टि से जब स्वतंत्र एवं सर्वोच्च होता है तब हम उसे किस श्रेणी में रखते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। या फिर इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऐसा देश जो आंतरिक और बाह्य निर्णय, अपने आंतरिक एवं बाह्य निर्णय के बाह्य मामलों में निर्णय ले सकता है स्वतंत्र रूप से। इस प्रकार जब कोई भी देश आंतरिक एवं बाह्य मामले में स्वतंत्र निर्णय की क्षमता रखता है, इस प्रकार भी आप कह सकते हैं। ज्यादा घुमा के परिभाषा बताने में ज्यादा दिक्कत होती है, सिंपल परिभाषा समझे कि जो मतलब ऐसा देश जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में क्या कर सकता है, स्वतंत्र निर्णय ले सकता है। या फिर क्या कहा जा रहा है, दूसरी परिभाषा, मतलब दोनों का अर्थ एक ही है भाई, आप चाहे 3-2-5 कहें या 2-3-5 कहें। या फिर जो आंतरिक एवं बाह्य दोनों दृष्टि से स्वतंत्र एवं सर्वोच्च है, जब वह स्वतंत्र एवं सर्वोच्च है या फिर स्वतंत्र निर्णय ले सकता है, तो इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि वह जो राष्ट्र है या देश है वह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, जब वह इन दोनों जो ये दोनों शर्तें हैं इनको जब वह पूर्ण कर लेता है तब हम उसे कहते हैं कि वह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। जैसे कि अब क्या बात सामने आ रही है, सबसे पहले बात आ रही है सामने आंतरिक मामले में। तो आंतरिक मामले में हम क्या क्या देख सकते हैं, जैसे कि सामाजिक मामला हो गया, ये हमारे देश का आंतरिक मामला है। तो आंतरिक मामले के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि कितना, जैसे कि इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि 3 तलाक का मामला। तो 3 तलाक हमारे लिए ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, ये हमारा मामला है, इस पर हम स्वतंत्र निर्णय लेंगे। इसके बाद महिला आरक्षण ले लिया जाए, SC ST की स्थिति ले ली जाए, तो इनको हम किस प्रकार से, इनका जो 3 तलाक का मामला है ये मान लीजिए किसी देश में चलता होगा, लेकिन हमारे देश में क्या, हमारे देश के संविधान के अनुकूल नहीं है, हम इसे लागू नहीं करेंगे। महिलाओं को SC ST को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा, इसके लिए हम स्वतंत्र निर्णय लेंगे। ऐसा नहीं कि अगर अमेरिका में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है तो भारत भी इसके लिए प्रावधान 50% ही कर देगा, ऐसा नहीं। हम अपने अनुसार इस प्रावधान को लागू करेंगे क्योंकि हम स्वतंत्र हैं। सामाजिक मामला हो गया। अब इसके अंतर्गत दूसरा मामला जो होता है वो क्या है कि आप राजनीति का मामला ले लें, राजनीतिक मुद्दे। तो राजनीतिक मुद्दे में क्या है कि अमेरिका में दूसरे तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। जब राष्ट्रपति का चुनाव आएगा तो वहां पर हम इस बात की भी चर्चा करेंगे। तो ऐसा नहीं कि जिस प्रकार से अमेरिका में चुनाव हो रहा है, जिस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिका में हो रहा है, उसी प्रकार से हम अपने देश भारत में भी करना प्रारंभ कर दे, ऐसा हम नहीं कर सकते। अथवा उसके दबाव में कि देखो मोदी जी, हमारे देश में इस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसलिए आप भी इसी प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव कीजिए। यह क्या हो गया, ये हो गया बाह्य दबाव। तो हम बाह्य दबाव से स्वतंत्र हैं, तो हम कहेंगे बाइडेन साहब से कि ये हमारे संविधान के अनुकूल नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते। बात समझ पाए। अब एक मामला और ले लिया जाए राजनीतिक, और इसके बाद में एक मामला जो लिया जाता है कि आर्थिक ले लिया जाए। आर्थिक मामले के बारे में भी चर्चा कर ली जाए। तो आर्थिक मामले में क्या चर्चा की जाए कि हम अपने देश में GST लागू करेंगे नहीं करेंगे। जैसे टैक्स के बारे में चर्चा कर ली जाए कि मान लीजिए कि अमेरिका में जो A ग्रेड के व्यक्ति हैं उनको 60% टैक्स देना है। अब भाई ये नहीं बोलना कि ये कहाँ लिखा है, मैं बताने के लिए आपको कह रहा हूँ। और दूसरी बात, अब भारत में अपने अनुसार निश्चित किया जाएगा। ऐसा नहीं कि अब वहाँ के जो अर्थशास्त्री हैं वो कहने लगे कि हमारे देश में तो A ग्रेड की नौकरी पाने वाले व्यक्ति को 60% आरक्षण 60% टैक्स देना पड़ता है। तो आप भी अपनी जो अपना देश है, मतलब अपना देश भारत, अपना प्यारा देश भारत, यहाँ पर भी आप जो A ग्रेड के ऑफिसर हैं इनको 60% के एरिया में लाके शिफ्ट कीजिए। तो हम कहेंगे हम आपके अनुसार काम नहीं कर सकते, यह हमारा स्वतंत्र निर्णय है, हम इस पर स्वतंत्र रूप से चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक का मामला हमने देख लिया। अब जैसे बाह्य मामला हुआ, तो बाह्य मामले में क्या है कि हम किसके साथ व्यापार करेंगे, विदेश नीति, आयात निर्यात,
हम किसके साथ जो है कि मित्रता रखेंगे, किसके साथ अपना थोड़ा सा मित्रता का लेवल थोड़ा सा डाउन रखेंगे, ये हमारा मामला है। तो ये भी हमने समझ लिया। तो आंतरिक मामला समझ लिया, बाह्य मामला समझ लिया। बाह्य मामले में क्या है, विदेश नीति है, आयात निर्यात है, किसके साथ हम शत्रुता रखेंगे, किसके साथ हम मित्रता रखेंगे, इसके बारे में भी चर्चा कर ली गई। अब आइए देखते हैं, मतलब जितना था वो सब कुछ क्लियर कर लिया हमने। अब इसके बाद में नैतिक आधार। अभी देखें, जब भारत रूस से तेल ले रहा था तब अमेरिका नैतिक रूप से दबाव डाल रहा था। गौर कीजिएगा, जब आप हमें पॉलिटी एंड C+P देखना है, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, तब हमें चीजों को मिला के देखना है। अब देखें, जब आप केवल संविधान रटते रह जाएंगे तो ये मामला समझ नहीं पाएंगे। तो देखें, तत्कालिक परिस्थितियों के माध्यम से चीजों को समझें और जो करंट का इशू है उसे भी अपने साथ लागू करें। तो हमने देख लिया क्या कि जब रूस से हमने तेल प्रारंभ कर दिया लेना, तब अमेरिका किस तरीके से कह रहा था कि आने वाले समय में भारत किसका साथ दे रहा था, दुनिया इसको देखेगी। इस तरीके से आप मतलब समझे होंगे, उस पर मैं चर्चा नहीं करने वाला, लेकिन इस उदाहरण से तो आपको याद आ गया होगा ना। और दूसरी बात, जैसे कि नैतिक आधार, नैतिक आधार में इस तरीके से आप नहीं कह सकते कि हम स्वतंत्र हैं तो बम बनाना स्टार्ट कर दें, अस्त्रों का निर्माण करना प्रारंभ कर दें, ऐसा नहीं कर सकते। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो दुनिया के दूसरे देश आपके ऊपर अटैक करना प्रारंभ कर देंगे। एक मामला हो गया। और दूसरा मामला, अगर आप सोचे कि हम तो अपने देश के लिए स्वतंत्र हैं, जितने हमारे देश में जितने भी वन होंगे उनको सबको मैं काट के खत्म कर दूंगा, वहां पर रोड बनाना प्रारंभ कर दूंगा और विकास करूंगा, तब आपसे कहा जाएगा, जो दुनिया के बाहरी देश हैं वो कहेंगे कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपके ऊपर प्रतिबंध लगना स्टार्ट करेगा, और जब आप नहीं मानेंगे तो आपके ऊपर हमला भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं? तो नैतिक आधार के मामले को भी हमने देख लिया। आशा करता हूँ यह भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। करंट के टॉपिक पर भी मैंने चर्चा की। अब आइए जो अपना महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके बारे में चर्चा की जाए, भूमंडलीकरण। तो भूमंडलीकरण का अर्थ क्या है भैया, यहाँ पर डिस्कस नहीं किया जाएगा। ये आपको GS3 मतलब इंडियन इकोनॉमी या फिर GS फर्स्ट भारतीय समाज के अंतर्गत यह मुद्दा डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पर हम अपना काम चलाएंगे। भूमंडलीकरण क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे कि जैसे आज के दौर में क्या है कि भूमंडलीकरण के लिए की वजह से बहुत से देश आपस में संपर्क में जुड़ रहे हैं, और इसी के कारण से बहुत से वैश्विक विश्व स्तरीय मुद्दे उभर कर सामने भी आ रहे हैं, जैसे कि आतंकवाद हो गया, या पर्यावरण का मामला हो गया, या परमाणु अस्त्रों की बात हो गई। तो यहाँ पर ये किसी एक देश के द्वारा इसे संभाला नहीं जा सकता। इसीलिए अब यहीं पर बात आती है भूमंडलीकरण की और संस्थाओं के योगदान की, संधियों के योगदान की। जैसा कि मैंने पहले ही लिख दिया था आपको कि आगे जो हमें व्यंजन बनाना है उसमें ये टूल यूज होने वाला है। तो ये बात भी हमने देख लिया। यहाँ पर क्या है, ये जो मामले हैं विश्व स्तरीय मामले, परमाणुवाद, वो परमाणु अस्त्रों का मतलब घातक प्रयोग, जैसा कि अमेरिका ने जो है जापान पे कर दिया था। आज भी देख रहे हैं आप कि जापान कितना प्रभावित है, इतना विकसित होने के बाद भी आज उसके लिए अभिशाप बना बैठा है, आप जान ही रहे हैं। तो वैश्विक स्तरीय जो मामले हैं इनमें संस्थाओं की और संधियों का महत्व बढ़ा है। देख रहे हैं आप कि इन्हें कोई भी राष्ट्र एक तरीके से शामिल, मतलब इस पर स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता। तो स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता, तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि जब स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता तो संप्रभुता किस बात की हुई? क्या संप्रभुता की जो आदर्शवाद है, जो आदर्श परिकल्पना है, वह प्रभावित हो रही है? तो हाँ, निश्चित तौर पर प्रभावित हो रही है, लेकिन वह अपवाद के तौर पर है। जैसा कि कहा जाए कि अगर भूमंडलीकरण के दौर में जैसे संस्थाएं क्या हो गई, WTO हो गया, IMF हो गया, विश्व बैंक इन संस्थाओं का जो है महत्व बढ़ा है, और ये व्यवहार में अपने सदस्य देश के साथ जो है कि आर्थिक नीतियों को भी प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन इन्हें संप्रभुता के आदर्श के खिलाफ नहीं माना जा सकता। कि जैसे कि अगर भारत की बात की जाए तो हमने जो है कि इन सभी जो संस्थाएं हैं इनकी सदस्यता को अपनी इच्छा के अनुसार इनकी सदस्यता ग्रहण की है। अगर ये
क्योंकि ग्रहण की है, क्योंकि इससे हमारा राष्ट्रीय हित पूरा हो रहा है। और जिस दिन राष्ट्रीय हित पूरा नहीं होगा, ये हमारे राष्ट्रीय हित के लिए खतरा बनेंगी अथवा हमारे संविधान के प्रतिकूल व्यवहार करने के लिए हमें बाध्य करेंगी, तब हम इनकी सदस्यता को छोड़ भी सकते हैं। इनकी सदस्यता को छोड़ भी सकते हैं। तो आशा करता हूँ यह बात भी आपको समझ में आई होगी कि विश्व स्तरीय जो संस्थाएं हैं, वैश्विक स्तरीय जो मामले हैं, उनमें क्या बातें हैं, और जो हमारा देश भारत है वह इस परिस्थिति में भी क्या अपनी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता के सिद्धांत को बना पाने में सक्षम है कि नहीं है। तो है, अपवाद के तौर पर ये जो नियम लागू किए जाते हैं वो केवल एक देश के लिए नहीं, पूरे देश को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। ये सार्वजनिक मामले हैं। तो आशा करता हूँ ये बात भी आपको समझ में आई होगी और लेक्चर जो है वो काफ़ी रोचक लगा होगा। तो अब हम अगला जो टॉपिक होगा उस पर हम समाजवाद के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। पूरा टॉपिक मैंने क्लियर कर लिया, एक बार जल्दी से बता भी देता हूँ। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये जो बार बार बता रहा हूँ, ये कल के लेक्चर में इसको जब डिस्कस करूँगा तब आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। आज के लिए ये सूत्र याद कीजिए और कल चर्चा करूँगा मैं। और जो कि लोक प्रभुता, ये तो पिछला मामला था, ये वाला, ये लोक प्रभुता से जुड़ा था। और इसके बाद में हम अर्थ के बारे में देखें, आंतरिक और बाह्य मामले के बारे में चर्चा किया हमने। और इसके बाद नैतिक आधार के बारे में बेहतरीन तरीके से मैंने समझाने की पूरी कोशिश की। और भूमंडलीकरण से जुड़े जितने भी आयाम थे उनको भी मैंने बता दिया। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। लेकिन जाते जाते एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसे लगा। अगर आपका कोई प्रश्न भी हो तो आप पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद।